बांझपन की वजह ये भी है कि मर्द और औरत का अज़दवाजी ताल्लुक़ ही नहीं बन पाता। और मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, 8-8 साल हो जाते हैं, 5-5 साल हो जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी की वजह से आपका अज़दवाजी ताल्लुक़ ही नहीं बना तो बेबी कैसे आएगा। और घरों में हंगामे हो रहे होते हैं और लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि जी ये बच्चा नहीं हुआ तो मसला जो है वो लड़की में। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा मसला है किसी भी मर्द को तो प्लीज़ आप शादी से पहले ही अपनी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवा लें। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समरा अमीन चौधरी फ्रॉम लाहौर। मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और 5 साल से इस फील्ड में हूँ। आप लोग जानते हैं अपने फील्ड में मैं जो चीज़ें कवर करती हूँ उसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक टाइमिंग इश्यूज़ हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं, मैरिज काउंसलिंग है, प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल एंड मेल इनफर्टिलिटी। जो मेरा मेन इंटरेस्ट है दैट इज़ इन मेल इनफर्टिलिटी। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, मैं पहली दफ़ा नहीं कर रही, पहले भी बहुत दफ़ा इस बात पे बात हो चुकी है, मर्दाना बांझपन। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, रिसर्च आती जाती है, कुछ केसेस भी आपके सामने नए आते हैं तो आपको नई चीज़ें डिस्कस करने को दिल चाहता है। तो मर्दाना बांझपन जो एक लफ्ज़ है वो अब तक टिल डेट मर्दों को अगर ये बात बताई जाए तो हमारे मर्द हजरात को बुरी लगती है बात कि ये बांझ क्यों कह दिया गया हमें। अब फैक्ट ये है कि औरतों की निस्बत मर्दों की तरफ से मर्दाना बांझपन ज़्यादा आ रहा है। 52% केसेस जो हैं वो मर्द की तरफ से हैं, मर्द में वजह आ रही होती है। औलाद ना होने की वजह अगर मर्द में है और मर्द अगर ये नहीं मान रहा तो फिर देखें उसमें घर आके कैसे चलेंगे, घर चलने में भी मुश्किल है। और फिर औरत का टेस्ट होता रहता है, ट्रीटमेंट होती रहती है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड कर लें और अपने माइंड्स को ओपन कर लें और ये मान लें अगर मेरे भाई और सब लोग कि जी बांझपन की वजह उनमें भी है तो फिर बहुत सी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, इलाज आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब मर्दाना बांझपन की वजूहात बेशुमार हैं। और बांझ किसको कहा जाता है? जिसके स्पर्म्स जो हैं या जिस जरासीम कहते हैं मर्द, वो कम हो या बिल्कुल ना हो। इनके लिए इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो हैं ओलिगोस्पर्मिया और ना होने में है एजोस्पर्मिया। अब इनकी ट्रीटमेंट्स पे मैं बाद में आऊँगी, पहले वजूहात पे गौर कर लें। कुछ केसेस में जी जब मर्द बच्चा पैदा होता है तो कंजेनिटली अल्लाह ताला की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स उसमें ऐसी होती हैं कि स्पर्म बनाने की कैपेसिटी उसकी टेस्टिकल्स में नहीं होती। ठीक है, उसकी कोई डक्ट भी ब्लॉक हो सकती है जो कि स्पर्म को कैरी कर रही हो। ठीक हो गया। और कोई हर्निया है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है डक्ट्स को बिल्कुल, और डक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है जिन डक्ट्स के थ्रू स्पर्म्स ने बाहर आना है। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। कोई आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर शेप में या उनकी ग्रोथ में कि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, ये वजूहात हो सकती हैं। एक्वायर्ड में हमारे बहुत सी वजूहात हैं कि जो पैदा होने के बाद आपके स्पर्म्स को जो भी चीज़ें अफेक्ट करें उनमें बेशुमार कॉजेज़ आ जाते हैं। और उसमें सबसे पहले तो आप अपने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं आपके, अगर कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह रहम करे, और आपके टेस्टिकल्स जो हैं वहाँ से आपके स्पर्म्स पैदा होते हैं वो डैमेज हो गए हैं तो उसमें ये कॉज हो सकता है सबसे बड़ा आपका। अच्छा, उसके बाद आपका कोई ट्यूमर उस एरिया का है, वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा आपके स्पर्म्स बनने की सलाहियत को। इन्फेक्शंस हैं, बहुत सी इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, जैसे कि क्लेमीडिया है, एक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये भी अगर कांस्टेंट चलते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म के काउंट को वो कम कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इन्फेक्शंस के लिए आप हैवी डोजेज एंटीबायोटिक्स लेते हैं और बहुत देर के लिए लेते हैं, वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आपको कीमोथेरेपी या आपको कोई रेडिएशंस हों, खुदा न खास्ता अगर आपके कैंसर की वजह से, तो ये चीज़ें आपके स्पर्म काउंट को कम कर सकती हैं। उसके अलावा आजकल जो मैं एनवायरमेंटल कॉजेज़ कहती हूँ, उसमें सबसे बड़ी कॉज जो हमारा मेल यंगर यूथ से ही शुरू हो जाती है दैट इज़ स्मोकिंग। और वो भी इस हद तक कि एक डब्बी 2 डब्बियों के साथ आ रहे होते हैं अनमैरिड लड़के मेरे पास, यानी 40 सिगरेट्स पर डे। एक तो वो स्पर्म्स ख़त्म कर देंगे आपके,
और दूसरा आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी स्मोकिंग की वजह से हो जाता है। तो प्लीज़ स्मोकिंग से ज़रा परहेज़ ही रखें तो अच्छी बात है। उसके अलावा रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं बहुत सी, ये जो आपकी चर्स है, इस तरह की चीज़ें, ये भी आपके स्पर्म काउंट को कम कर सकती हैं और साथ आपके तनाव को ख़त्म कर सकती हैं। और अगर तनाव ख़त्म हो जाए और आपकी शादी हो जाए या आपको टाइमिंग का इशू इन चीज़ों की वजह से स्टार्ट हो जाए, तो फिर एक बांझपन की वजह ये भी है कि मर्द और औरत का अज़दवाजी ताल्लुक़ ही नहीं बन पाता। और मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, 8-8 साल हो जाते हैं, 5-5 साल हो जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी की वजह से आपका अज़दवाजी ताल्लुक़ ही नहीं बना, तो बेबी कैसे आएगा। और घरों में हंगामे हो रहे होते हैं और लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि जी ये बच्चा नहीं हुआ तो मसला जो है वो लड़की में। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा मसला है किसी भी मर्द को, तो प्लीज़ आप शादी से पहले ही अपनी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवा लें, इससे पहले कि आपकी शादी डिस्ट्रॉय हो या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में और मसाइल आएँ। ठीक है, बाकी इसके कॉजेज़ जो हैं वो हार्मोनल भी होते हैं। हम एज़ोस्पर्मिया जब देखते हैं उसमें हमने कुछ हार्मोन्स जो बिल्कुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड हैं, FSH है, LH है, प्रोलेक्टिन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, इनको भी हमने साथ देखना है कि ये किस लेवल पे चल रही हैं। इनका उतार चढ़ाव आपके स्पर्म काउंट को बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब मोटी मोटी बातें मैंने बता दी आपको। और जो अब हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं, हमारा मोबाइल, मैं अपने पेशेंट्स को बहुत मना करती हूँ कि मोबाइल फ्रंट पॉकेट में नहीं रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी मोबाइल से, और अगर आप अपनी फ्रंट पॉकेट में रख रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपके टेस्टिकल्स पे जा रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करें। रात को वाईफाई आपके जो राउटर्स हैं उनको ऑफ़ करके सोएं, मोबाइल्स को भी ऑफ़ कर दें। और प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक्स में हमेशा से कहती आ रही हूँ कि कम से कम उनका यूज़ अब होना चाहिए। अब इट्स अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता ही हम इससे निजात हासिल करेंगे। लेकिन जब प्लास्टिक में रखे हुए खाने को गर्म किया जाता है या जब प्लास्टिक की बोतलों में पानी गर्म हो जाता है, तो प्लास्टिक की बोतल से जो थैलेट्स निकलते हैं वो आपको इनफर्टाइल कर देते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें आपने बहुत ही ध्यान से अब अपने आप को उनसे बचाना है, बिकॉज प्रोग्रेशन ऑफ साइंस ने अनफॉर्चुनेटली हमारे मेल्स को सेक्सुअली भी वीक कर दिया है और इनफर्टाइल भी बना दिया है। तो इनफर्टिलिटी के आगे ट्रीटमेंट्स बहुत हैं और उसके तरीके भी बहुत हैं। और एक जो चीज़ मैं पहले स्किप कर गई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज आ रहा है आजकल इनफर्टिलिटी का, वो है वेरिकोसील। ये एक डिफरेंट पूरा टॉपिक है जिस पे मैंने अपने 2-3 वीलॉग्स बनाए हुए हैं, बिकॉज वेरिकोसील अनडायग्नोज्ड रहती है। ये एक शरियानों का गुच्छा है जो आपके टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द शरियानें हैं वो फूल जाती हैं, वो फूलती हैं और आपके टेस्टिकल्स को ऑक्सीजन नहीं जाने देती, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं और ऐसे केमिकल्स डेंजरस फेंकती हैं कि पहले तो स्पर्म्स की मोटिलिटी का मतलब तेज़ चलने की जो उनकी स्पीड होती है स्पर्म्स की, पहले मोटिलिटी को ख़त्म करती है। फिर अगर वो अनडायग्नोज्ड रहे तो बहुत से केसेस में मेरे पास तो वो पेशेंट्स भी आए हैं जो वेरिकोसील की वजह से जिनका स्पर्म काउंट ख़त्म हो गया। तो इसलिए जैसे ही आपको अव्वल तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर स्क्रॉटल पेन हो या स्क्रॉटल आपको डिस्कम्फर्ट हो, तो सबसे पहली चीज़ आपने, अगर डॉक्टर नहीं भी मिल रहा आपको मेल्स का, अपना अल्ट्रासाउंड खुद करवा लें, स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर वेरिकोसील होगी तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल नहीं है। हमने कुछ जो है, एक तो डाइट इम्प्रूव करवानी होती है, हमने कुछ सप्लीमेंट्स देने होते हैं और छोटी सी एक सर्जरी है, माइक्रो MSV उसको कहते हैं, और बहुत आसानी से वो सर्जरी हो जाती है। सर्जरी बहुत आसान है, इलाज बहुत आसान है, लेकिन ये जो वेरिकोसील नाम की एक चीज़ है, इसके असर बहुत बुरे हैं। और बुरे इसलिए भी हैं कि ये बहुत अरसे तक साइलेंटली पड़ी रहती है। ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी की तब होती है जब डायग्नोसिस हो जाए, और डायग्नोसिस तब आता है जब मेल पेशेंट हमारे पास आए। ठीक है, और इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हम शुरू तब करते हैं जब एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हुए कपल को, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए 1 साल गुजर जाए। मगर आजकल क्योंकि नॉलेज आ गया है पेशेंट्स के पास, तो वो 3 महीने बाद भी अपना जो है इलाज के लिए, कई पेशेंट्स एंक्शियस होते हैं, कुछ तो कई सालों के लिए बिल्कुल
ही भूल जाते हैं ना कि मैंने कोई टेस्ट भी कराना है। तो मेरे पास 3-3 महीनों के बाद भी अपना जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आपने इनफर्टिलिटी के लिए करवाना है, दैट इज़ सीमन एनालिसिस। तो वो मैं जो रिकमेंड करती हूँ, हम उसको 1 साल के बाद कहते हैं, और यूजुअली हमारे पास 1 से ज़्यादा रिपोर्ट्स होनी चाहिए कंफर्म करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सीमन में तो। और यूजुअली ये भी है कि अच्छी लैब से जो है ये आपका जो है सीमन एनालिसिस हो, कोई आम चलती फिरती लैब्स, गली मोहल्लों की लैब्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से नहीं कराना, बिकॉज उनको करना नहीं आता, और ये आप ही के पैसों की सेव भी हो जाएंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सीमन एनालिसिस में हमें बहुत सी चीज़ों से बहुत सा डायग्नोसिस मिल जाता है। वॉल्यूम देख लेते हैं, वो कम हो तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर काउंट कम है तो उसमें हमें फिर आगे हार्मोनल एनालिसिस करना पड़ता है, हमें अल्ट्रासाउंड में देखना पड़ता है कि टेस्टिकुलर साइज़ क्या है, और अगर एजोस्पर्मिया है तो उसमें हमें देखना पड़ता है ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी करनी पड़ती है। तो उसके बाद अल्टीमेटली ये है कि इवन इन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जहाँ पे कि FSH लेवल बहुत हाई होता है और जिसको कहा जाता था कि ये ट्रीटेबल नहीं है, अब माइक्रोटीजी करके उसको IUI के साथ हम उनको भी मैनेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर एजोस्पर्मिया है तो ट्रीटमेंट IUI पे आएगी, अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स के साथ भी उनको मैनेज किया जा सकता है। जी, मेरा क्लिनिक लाहौर में है, और आप लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए मरहम के प्लेटफॉर्म पे कॉल करके तो मेरे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन भी, और जो क्लिनिक आना चाहते हैं वो क्लिनिक भी आ जाए। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।